Good morning, beta. I hope you all are fine and doing your study in a continuous form. तो हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट और 4 पार्ट हम इसके कर चुके हैं। कल हमने रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स तक कर लिया था, ठीक है। तो आज हम इससे आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अबाउट मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी जर्मनी और इटली का बनना, उनका निर्माण होना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। जर्मनी के अंदर कैन द आर्मी, कि क्या आर्मी हो सकती है, बी द आर्किटेक्ट मतलब एक निर्माण करने वाली, ऑफ ए नेशनल किसी देश का, कि क्या सेना यानी आर्मी जो है वो किसी देश की निर्माता हो सकती है। ये क्वेश्चन पुट किया गया है बेटा, तो देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं, बाद में इटली का करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर 1848 यानी 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप में जो नेशनलिज्म था मूव्ड अवे, दूर हो गया था, फ्रॉम इट्स एसोसिएशन मतलब इसकी जो संगठन थे विद कौन कौन से, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र से, एंड रेवोल्यूशन और क्रांति से। इट मीन्स 1848 के बाद यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म की जो डेमोक्रेसी थी और जो रेवोल्यूशन क्रांति थी उससे अलग होने लगा था, यानी राष्ट्रवाद जो नेशनलिज्म है वो अलग हो रहा था और डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन अलग हो रहा था, इनके बीच में डिफरेंस होने लग गया था। दिस कैन बी ऑब्जर्व, इसको समझा जा सकता है या उस तरीके से देखा जा सकता है, इन द प्रोसेस उस प्रक्रिया से, बाय विच जिसमें जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। इसको उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिसमें जर्मनी और इटली जो है केम टू बी यूनिफाइड, वो इकट्ठा हो गए थे, जर्मनी और इटली इकट्ठा हो गए थे एज नेशन स्टेट, किस रूप में, राष्ट्र राज्य के रूप में ये हो गए थे। यानी कि जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो अलग हो गई थी और जो डेमोक्रेसी और जो रेवोल्यूशन था वो अलग हो गया था। अब हम इस चीज़ को कहाँ से समझ सकते हैं कि जो जर्मनी और इटली था, जो डिफरेंट दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं, पहले ये डिफरेंट स्टेट्स में बटे हुए थे लेकिन बाद में ये इकट्ठा होकर नेशन स्टेट बने थे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन। नेशनलिस्ट फीलिंग, जो राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, वर वाइड स्प्रेड, वो फैली हुई थी अमंग मिडिल क्लास जर्मन, यानी किन के बीच में फैली हुई थी, जो मध्य वर्गीय जर्मन लोग थे उनके बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। दिस लिबरल इनिशिएटिव, ये जो उदारवादी पहल थी, टू नेशन बिल्डिंग वाज, जो राष्ट्र निर्माण की जो उदारवादी पहल थी, हाउएवर जबकि रिप्रेस बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्ची एंड मिलिट्री, रिप्रेस इसको दबा दिया गया था, यानी जो उदारवादी पहल थी राष्ट्र निर्माण की उसको कंबाइंड फोर्सेस किसकी, मोनार्ची और मिलिट्री के, यानी मोनार्ची मतलब राजशाही या राजतंत्र और आर्मी के द्वारा इस फीलिंग को दबा दिया गया था। स्पॉटेड, जबकि इसका सपोर्ट किया गया था बाय द लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ पर्शिया, पर्शिया के जो बड़े भूस्वामी थे ना, जिनके पास काफ़ी ज़मीन थी, उनके द्वारा उसका समर्थन भी किया गया था, सपोर्ट भी किया गया था। पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, फिर पर्शिया ने क्या किया था, जो ये मूवमेंट था नेशनलिज्म वाला, इस मूवमेंट को खुद लीड करना शुरू कर दिया था, यानी कि इसका नेतृत्व जो है वो पर्शिया ने अपने अंडर में ले लिया था। 3 वॉर ओवरसीन ईयर्स, यानी कि 7 साल में 3 युद्धों के द्वारा, 3 वॉर्स के द्वारा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री, यानी पर्शिया ने 7 साल में 3 युद्धों के द्वारा, 3 वॉर्स के द्वारा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के ऊपर जीत प्राप्त की थी। एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और जो ये यूनिफिकेशन होता है बेटा इकट्ठा करना, यूनिटी वर्ड सुना है ना, यूनिटी मतलब एकता, तो यूनिफिकेशन मतलब इकट्ठा करना, एकीकरण बोलते हैं जिसको। तो इन तीनों पर जीत प्राप्त करने के बाद जो पर्शिया था उस एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ था। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर,
द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी, जर्मनी में जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस यानी जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी, हैड डेमोन्स्ट्रेटेड, उसके ऊपर प्रभुत्व था, डेमोन्स्ट्रेशन था, डोमिनेंस था ऑफ पर्शियन स्टेट पावर, यानी प्रशिया, जो प्रशिया था वहाँ के राज्य की शक्ति का उसके ऊपर प्रभुत्व था। द न्यू स्टेट प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, जो नए राज्य बने थे उन्होंने जर्मनी पर प्रभाव डाला था ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, कि जो मुद्रा पैसा जो होता है उसके आधुनिकरण में, बैंकिंग में, लीगल मतलब कानून में, एंड जुडिकल सिस्टम इन जर्मनी, और जर्मनी के जुडिकल होता है बेटा न्याय संबंधित न्याय व्यवस्था पे, यानी कि जो नए स्टेट बन रहे थे उन्होंने जर्मनी की करेंसी के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर, लीगल और जुडिकल सिस्टम के ऊपर, उसके मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काफ़ी प्रभाव डाला था। ठीक है, अब बात करते हैं इटली की, इटली यूनिफाइड, ठीक है, यानी इटली का जो एकीकरण होता है उसके, तो लाइक जर्मनी, जर्मनी की तरह इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, यानी कि जर्मनी की तरह ही इटली में भी एक लॉन्ग हिस्ट्री, एक लंबा इतिहास है ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, यानी राजनीतिक विखंडन का, यानी पॉलिटिकल रूप में जो वो बटी हुई थी उसका एक काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री है जर्मनी की भी। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेसिटीज़, यानी इटली जो था वो अनेक डायनेसिटी मतलब होता है बेटा काफ़ी जो वंश होते हैं, तो वंश राज्यों और मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर, और एक बहुराष्ट्रीय मतलब जिसमें अनेक देश होते हैं जैसे हब्सबर्ग एम्पायर था, इनमें वो बिखरा हुआ था। यानी इटली का भी हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा इटली एक था, नहीं, इटली जो है उसके ऊपर भी डिफरेंट जो ये एम्पायर थे जैसे हब्सबर्ग एम्पायर है, इनमें वो बटा हुआ था। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट, इटली जो है वो 7 स्टेट्स के अंदर 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म, जो इटली भाषा थी इसको एक कॉमन फॉर्म नहीं मिला था, एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल, और बहुत सारी क्षेत्रीय एंड लोकल वेरिएशन, और बहुत सारी जो क्षेत्रीय और जो स्थानीय विभिन्नताएं थी वो इसके अंदर मौजूद थी। जिप्सी मैज़नी हैड sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic, जो जुसेपे मैज़नी था उसने sought to put together a coherent program, उसने एक मतलब अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, किसके लिए, फॉर ए यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, यानी इकट्ठे एक जो इटालियन गणराज्य है, जो रिपब्लिक है, उसके लिए जोसेफ मैज़नी ने एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। इसके लिए उसने क्या किया था, यंग इटली फॉर द डिसमैनेशन ऑफ हिज गोल्स, अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने यंग इटली नाम का एक संगठन बनाया था। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848, 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी थे, जो रेवोल्यूशनरीज जो विद्रोह थे वो असफल हो रहे थे, फेलियर मतलब असफल हो रहे थे, मिंट दैट जिसका मतलब था मेंटल लो फेल ऑन सदानियन मतलब लो फेल ऑन सार्डिनिया एंड पिडमोंट, इट्स रूलर किंग विक्ट्री इमैनुअल सेकेंड टू यूनिफाइंग द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर, यानी कि क्या हुआ था कि 1831 और 1848 में जो रेवोल्यूशनरीज अपराइजिंग था, यानी जो क्रांतिकारी विद्रोह थे वो असफल हो गए थे और युद्ध के द्वारा। अब क्या था कि जो इटालियन स्टेट्स को जो इकट्ठा करने की जो जिम्मेदारी थी ना, वो सार्डिनिया पिडमोंट के जो राजा था विक्टर इमैनुअल सेकंड उसके ऊपर आ गई थी, यानी क्रांतिकारी तो फेल हो गए युद्धों के द्वारा। अब क्या था कि इटालियन को इकट्ठा करना, उसकी जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट का राजा जो था इमैनुअल सेकंड उसके ऊपर आ गई थी, यानी अब उसके जिम्मेदारी बन गई थी कि इटली जो 7 स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था उनको यूनिफाई करे, उनको इकट्ठा करे। इटली ऑफर दैम, इटली ने उनको ऑफर दिया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का, एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, और राजनीतिक प्रभुत्व का इटली के द्वारा उनको ऑफर दिया गया कि भाई सब इकट्ठे हो जाओ, आपका आर्थिक विकास भी होगा और राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित होगा। इटली वॉज नाइदर ए रेवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट, इटली जो था वो ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही एक राजतंत्र प्रजातंत्र था।
इटालियन पॉपुलेशन, इटली की जनसंख्या, अमंग होम, जिसमें होम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर हाई, जिसमें जो अनपढ़ लोग थे उनकी संख्या, उनकी दर काफ़ी ऊंची थी। रिमेन ब्लिसफुल अनअवेयर, मतलब वो रिमेन मतलब रहे थे, ब्लिसफुल अनजान रहे थे, विचारधारा से अनजान रहे थे, ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि जो अनपढ़ लोग थे ना इटली के, उनकी संख्या ज़्यादा थी। वो अभी तक जो है वो ये नेशनलिज्म और जो ये लिबरल आइडियोलॉजी थी ना, इसके बारे में वो अनजान थे। उनको नहीं पता था कि आखिर ये क्या आइडियोलॉजी है, क्या हो सकता है इससे। बात आती है ब्रिटेन की, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो स्ट्रेंज केस था उसके बारे में देखते हैं। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड, इज ए ग्रेट ब्रिटेन। मतलब द मॉडल ऑफ नेशन और नेशन स्टेट, यानी नेशन और नेशन स्टेट का जो मॉडल है या जो आदर्श है, सम स्कॉलर्स आर्ग्यूड, उसके ऊपर कुछ विद्वानों ने कहा है इस ग्रेट ब्रिटेन की, वो ग्रेट ब्रिटेन है, कि नेशन और नेशन स्टेट का जो मॉडल या आदर्श है ना वो ग्रेट ब्रिटेन है, ऐसा कहा है कुछ स्कॉलर्स ने। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, और ये एक लंबा चलने वाला एक लॉन्ग प्रोसेस का ही रिजल्ट था। देर वॉज नो ब्रिटिश नेशन पीरियड टू द 18th सेंचुरी, 18वीं यानी 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटेन स्टेट नहीं था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है इसका गठन हुआ था। इनफैक्ट वास्तव में दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, ये इसका गठन इसलिए हुआ था कि इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस मतलब अपना प्रभाव जमा सके। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंस फोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके ऊपर उसके इंग्लिश मेंबर्स का ही डोमिनेंट था, उन्हीं का प्रभाव था, यानी ज़्यादातर जो है पार्लियामेंट के अंदर उनके इंग्लिश मेंबर ही थे। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1804। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली यानी आयरलैंड को ज़बरदस्ती, इनकॉर्पोरेटेड यानी शामिल किया गया था, इनटू द यूनाइटेड किंगडम के अंदर इन 1801 में, यानी 1801 के अंदर आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम के अंदर शामिल किया गया था। ब्रिटिश फ्लैग यानी ब्रिटेन का जो झंडा है, द नेशनल एंथम और उनका जो राष्ट्रीय गान है, द इंग्लिश लैंग्वेज और उनकी जो इंग्लिश भाषा है, वर एक्टिवली प्रमोटेड, उसको खूब बढ़ावा दिया गया। एंड द ओल्डर नेशन और जो पुराना देश था, सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स ऑन दिस यूनियन, और मतलब जो इनका पुराना राष्ट्र था वो इस यूनियन के अंदर केवल एक सपोर्टर के रूप में ही रह गया था। अब विजुअलाइजिंग द नेशन यानी एक राष्ट्र की दृश्य कल्पना, कैसे हम उसको विजुअलाइज करते हैं। वाइल इट वॉज ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट ए रूलर थ्रू ए पोर्ट्रेट और ए स्टैचू, मतलब किसी भी शासक को एक पोर्ट्रेट होता है बेटा चित्र, स्टैचू होता है मूर्ति, कि किसी भी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में रिप्रेजेंट करना ईजी होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, दे रिप्रेजेंट ए कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन, कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो तब जो है एक देश को भी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। जैसे भारत है, भारत को किसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारत माता के रूप में, ठीक है। तो नेशन वर देम पोर्ट्रेट एज ए फीमेल फिगर। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो नेशन थे, जो देश होते थे, उनको नारी यानी महिला के रूप में, एक औरत के रूप में पेश किया जाता था। द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन, और जो फीमेल की जो इमेज होती थी, जो एक औरत की जो छवि होती थी, वो राष्ट्र का पहचान बन जाती थी। जैसे भारत माता किसकी पहचान है, भारत की है, ठीक है। क्रिश्चियन जो मारियान थी, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन। क्रिश्चियन मारियाना जो एक लोकप्रिय मतलब जो काफ़ी फेमस ईसाई नाम है, उसने जो पीपल्स नेशन के आइडिया को अंडरलाइन किया था, यानी रेखांकित किया था। अब आता है बेटा नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। एम्पायर होता है ना साम्राज्य, तो इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। बाय द क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी
यानी जो 19th सेंचुरी थी उसके क्वार्टर बाय द क्वार्टर यानी 1/4 भाग तक नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिक लिबरल डेमोन्स्ट्रेटिक सेंटिमेंट। जो राष्ट्रवाद था, जो नेशनलिज्म था, वो अपने आदर्शवादी और उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रह पाया था, जैसा कि वो पहले भाग में था वैसा नहीं रह पाया था अब। बट बिकेम ए नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स, बल्कि अब क्या हो गया था, इसके जो लिमिटेड क्रीड मतलब लक्ष्य या उद्देश्य है, तो ये अब इसके एक लिमिटेड जो है वही लक्ष्य या सिद्धांत बन के इसके रह गए थे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कान्स। 1870 मतलब क्या था कि 1871 के बाद यूरोप के अंदर जो सबसे अधिक टेंशन वाला जो एरिया था, जो सोर्स था, वो बाल्कन का एरिया बन गया था। मोस्ट सीरियस सोर्स यानी कि सबसे गंभीर स्रोत ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का सबसे गंभीर स्रोत इन यूरोप के अंदर आफ्टर 1870 के बाद वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। उस एरिया को क्या नाम देते हैं? बाल्कन का एरिया था जो सबसे सीरियस नेशनलिज्म टेंशन का कारण था। बाल्कन्स वॉज ए रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड इथेनिक वेरिएशंस। जो बाल्कन था ये जोग्राफिकल यानी भौगोलिक, इथेनिक वेरिएशन यानी जातीय विभिन्नता का क्षेत्र था। वन बाय वन, एक एक करके यूरोपियन सब्जेक्ट्स यानी जितनी भी यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी, ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल, वो इसके कंट्रोल से बाहर आ गई, एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी बाल्कन एरिया के अंदर जितनी जो नेशनलिस्ट सब्जेक्ट्स थे ना, जितनी भी यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी, वो उनसे अलग होकर अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब जो बाल्कन एरिया था वो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंस मतलब गहरे, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े का क्षेत्र बन गया था। बाल्कन स्टेट्स वर जेलसी ऑफ ईच अदर। जो बाल्कन के स्टेट थे वो एक दूसरे से नफरत करते थे, घृणा करते थे। एंड ईच होप, और हर एक दूसरे से ये सोचते थे टू गेन मोर टेरिटरी, की अधिक से अधिक क्षेत्रों को वो जीते, एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर, कि एक दूसरे के जो जितने भी इलाके हैं वो उनको खुद ले ले, अपने अंडर में कर लें। बट द आइडिया, लेकिन वो विचार, दैट सोशलिस्ट शुड बी ऑर्गेनाइज, जिसे सोशलिस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्यों का गठन होना, केम टू बी एक्सेप्टेड, अब उसको स्वीकार कर लिया गया था, एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। नेचुरल यानी वास्तविक रूप से, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक रूप से। यानी सोसाइटीज़ के अंदर जो ये विचार किया गया था कि राष्ट्र राज्यों में गठित होना चाहिए, अब इस आइडिया को नेचुरल और यूनिवर्सल रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो योर चैप्टर इज़ कंप्लीट बेटा। टुडे यू हैव टू रिवाइज इट एंड मेक नोट्स, सी दिस वीडियो, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।